वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। आजकल का ज़माना आप देखते हैं कि व्हाट्सएप का है, एसएमएस का है, मोबाइल का है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, पीछे रह गई हैं। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी, इंतज़ार करते थे और जितनी भी चिट्ठियाँ उन्हें प्राप्त होती थी उन्हें सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियाँ, अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, अपने परिवारजनों की चिट्ठियाँ रखकर पुरानी यादों को सहेज कर रखते थे और कभी भी उन्हें खोलकर पढ़कर अपनी यादों को तरोताज़ा कर लिया करते थे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह से चिट्ठियाँ होती थी, किस प्रकार से चिट्ठियाँ एक दूसरे के पास पहुँचती थी। पाठ की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार का आधुनिकतम साधन की जो बात हो रही है वो एसएमएस, फोन, मोबाइल, इनकी बात हो रही है। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, ये आप सब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम आधुनिक ज़माने की बात करते हैं तो आधुनिक ज़माने में ये सभी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जहाँ पर चिट्ठियों की जो महत्वता है वो कहीं ना कहीं खो गई है, कम हो गई है। और पत्रों की दुनिया है वैसे तो बहुत अजीबोगरीब। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन जो ये हैं कबूतर, घोड़े, इनको पत्र व्यवहार के माध्यम के लिए यूज़ किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। और व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े या फिर हाथी हुआ करते थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही और बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के अन्य साधन या नए साधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर और मोबाइल फ़ोन, ये नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कहते हैं चिट्ठियाँ अपनी जगह है और ये सारे साधन अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष इन सब चीज़ों में हमें नहीं मिलता। फ़ोन में, एसएमएस में, मोबाइल में, इन सब चीज़ों से हमें पत्र जैसा संतोष नहीं मिलता जो पत्र के पढ़ने पर मिलता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने कि पत्र पढ़ने से हमें संतोष की अनुभूति होती है, प्रेम भाव की अनुभूति होती है, भाईचारे की अनुभूति होती है। एक दूसरे से हम मतलब कि एक दूसरे के हम नज़दीक पहुंच जाते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब ये जो हम खत लिखते हैं, जो हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, इन पर केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, सिलसिला, विवाद, दुनिया, तमाम, केंद्रित, अनूठी। तो सिलसिला का अर्थ है चलन, विवाद मतलब झगड़ा, दुनिया आप सभी जानते हैं संसार, तमाम बहुत, केंद्रित मतलब आधारित, और अनूठी का अर्थ है अलग। तो पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं।
और हम देखते भी हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए हैं। हमारे साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, ये सभी हमें चिट्ठियों के द्वारा पता चलता है। चिट्ठियों के द्वारा हम इनको जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े, नई नई घटनाओं की जड़ जो है वो पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और संसार का बहुत वृहद साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है और लिखा भी गया है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने बहुत अनूठी भूमिका निभाई है, बहुत अलग भूमिका निभाई है। और मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, मतलब ये सभ्यता किस तरह से इसका विकास हुआ, और इसके बारे में हमें बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और आगे मैं पार्ट कंटिन्यू रखती हूँ। पत्रों का जो भाव होता है वो सब जगह एक सा है, भले ही इसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम और जाबू में लेख, तमिल में कडिद कहा जाता है। चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप देखते भी हैं। और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में हम खत बोलते हैं, कन्नड़ में कागद बोलते हैं, तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को संजो कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी एक पत्र लेखन शैली होती है, पत्र लेखन कला होती है, और हर एक के पत्रों का अपना अलग दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। सब संभाल कर रखना। संदेह मतलब शक, दायरा, सीमा। तलाशते हैं, ढूंढते हैं। ठिकानों का अर्थ है जगह। तो पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात हम लिखते हैं वो स्थायी रूप से रहती है और उसे हम कभी भी खोल कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक, कहते हैं, जो पत्र है हमारी एक धरोहर होते हैं। हम उसे सहज कर रखते हैं। उसमें हमारे अपनों का साथ होता है, अपनों की सुगंध होती है, अपनों के होने का एहसास होता है। तो हम उन्हें जो है संजो कर रखते हैं, और जब भी हमें आवश्यकता होती है हम उसे खोल कर पढ़ते हैं, जिससे हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, जिस भी स्थिति से होते हैं, उससे हम उबर जाते हैं। और आप भी इस बात से सहमत होंगे। सबका पत्र लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है, और हर एक पत्र का अपना एक अलग अंदाज, अलग दायरा होता है। सब अपने अपने तरीके से पत्र लिखते हैं। और कहते हैं कि आप जब अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं तो 2 तरह के पत्रों को पढ़ते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और ये भी पता है आपको कि औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र हम किन किन व्यक्तियों को लिखते हैं या किस किस को लिखते हैं। जब हम कहते हैं कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें रखना होता है, और उन बातों के आधार पर ही, उन नियमों के आधार पर ही हम पत्र को संपन्न करते हैं। कुछ हैं तो लोगों को अपने जो संबंधियों का, मित्रों से जो उनसे जो वार्तालाप करते थे वो इसी तरह से पत्रों के माध्यम से करते थे, और उन्हें एक दूसरे के पत्रों का इंतज़ार रहता था कि अगर वो दूर दराज में मेरा मित्र रहता है, मेरा जो भी है, मेरे माता पिता रहते हैं या मेरा कोई सगा संबंधी रहता है, तो अनेक अवसरों पर वो हमें पत्र या हमें शुभकामनाएं प्रेषित करेगा। तो सबको इंतजार रहता है इस चीज का। अब भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, और जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आपने अभी की तो बात नहीं कर रही, मगर जिस समय की ये बात है, तो उस समय करोड़ों चिट्ठियां डाक
के द्वारा दूसरों तक पहुंचाई जाती थी। मतलब जो आपने देखा होगा, अगर आपको स्मरण है या अपने छोटेपन में कभी मम्मी आपकी चिट्ठियां डालने गई हो या चिट्ठी डालने गई हो, तो लेटर बॉक्स हर गली में, हर सड़क पे, जिस तरह हम सड़क पे जाते हैं या गलियों में, वहाँ एक डाक जो है लेटर बॉक्स बना होता है, लाल रंग का और हरे रंग का बना रहता था, और उसमें हम अपने पत्रों को डालते थे। तो ये आप अपने अभिभावकों से, माता पिता से पूछना कि किस तरह से वो अपने पत्रों को दूसरों तक पहुंचाते थे। तो साबित करना मतलब सिद्ध करना, और अहमियत का अर्थ है महत्व देना किसी चीज को। तो भारत में ही रोज जैसे मैंने अभी बताया कि 4.25 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो सिद्ध करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और पत्र आज की दुनिया में ही उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले, लेकिन आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। आप लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपके पास, ये कह लीजिए, चाहे समय नहीं है, चाहे आप ये चीज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास वो साधन उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप 2 मिनट में आप अपने जो मित्र हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आप शायद ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में या SMS भेजने में। तो आप को पत्र की अहमियत अभी नहीं पता कि पत्र कितनी अहमियत रखते थे उस समय में, जब पत्रों से ही जो है संचार होता था, और एक दूसरे को हम अपनी बात तो भेजते थे, अपनी विचार भेजते थे, शुभकामनाएं भेजते थे। और आज तो मोबाइल पे नंबर मिलाया और 2 मिनट में एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे देते हैं, जो शायद बच्चों को, लोगों को सुविधाजनक भी लगता है। आगे पाठ शुरू करूंगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, और उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, आप देख रहे हैं। और हरकारी का मतलब यहाँ है दूत। आपको नहीं पता कि अगर हम इतिहास में जाएं या इतिहास को देखें, तो राजा महाराजाओं के पास एक ऐसे हरकारे होते थे, ऐसे दूत होते थे, जो उनका संदेश जो है वो दूसरे राजा तक या दूसरे देश तक या दूसरे राज्य तक पहुंचाते थे। और वो चाहे तो घोड़े पर सवार होकर जाते थे, और चाहे पैदल ही भागकर, जिस तरह से वो जाते थे उन्हें हरकारे कहते थे, दूत हम जिन्हें कह सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अभी जैसे मैंने बताया कि सन 1953 में कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा मैसेज अर्थात संदेश पहुंचाते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले घोड़े जो थे उनका इस्तेमाल किया जाता था संदेश पहुंचाने के लिए। उसके बाद पहिए आए, यातायात के साधनों का विस्तार हुआ, तो इनके माध्यमों से जो है ये संदेश पहुंचाने का जो कार्य है वो बहुत ही आसान हो गया। बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया, तो बहुत कहते हैं एक नई गति, एक नवीनता आ गई। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अब भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है, और पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप भी अपने पाठ्यक्रम में पत्र लेखन द्वारा अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों को संपन्न करते हैं, और आपके
पठन सामग्री में, पाठ्यक्रम सामग्री में ये दिए जाते हैं। और शायद आप चौथी कक्षा से ये पत्र लेखन आप अपने पाठ्यक्रमों में देख रहे होंगे। ये विषय समाहित होता है पत्रों का। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष, प्रयास, कोशिश, संस्कृति मतलब परंपरा, विकसित करना, बढ़ावा देना। और पाठ्यक्रमों, आपको सबको पता है, आप रोजमर्रा के जीवन में या अपने विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। सिलेबस पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। ये तो आप सभी को अभी मैंने बताया। आजकल पत्र की कला सीखी भी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास और कोशिश भी की जा रही है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए स्कूल के सिलेबस में, स्कूल के पाठ्यक्रमों में उसे शामिल किया गया है, ताकि बच्चे भी, जो विद्यार्थी हैं हमारे, उन्हें भी इस कला के बारे में जानकारी प्राप्त हो, अवगत हो वो इस कला के बारे में, और पत्र कला की लेखन में निपुणता हासिल कर सके। और नई नई प्रतियोगिताएं जो हैं वो संपन्न की जाती हैं स्कूल स्तर पर भी और बाहरी स्तर पर भी। पत्र लेखन प्रतियोगिता जिनमें बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, स्कूलों के विद्यार्थी, विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेते हैं। और भारत की ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। सिलसिला मतलब क्रम। तो इसी चीज को मैं आपको एक बार समझाऊंगी कि भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों ने पत्र लेखन के जो है वो मुकाबले किए हैं, प्रतियोगिताएं की हैं, जो बहुत ही बेहतरीन रही हैं। और बच्चों ने, विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो है पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1972 से। और यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही या जो भी है आना जाना प्रभावित हुआ है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आवाजाही मतलब आना जाना, और देहाती मतलब गांव। और आप खुद भी आप ये देख सकते हैं कि शहरों में तो जैसे बहुत सारे ऐसे साधन उपलब्ध हो जाते हैं लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, या जो भी वो फोन इस्तेमाल करते हैं, SMS, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इनसे वो बहुत जल्दी से एक दूसरे को मैसेज भेज देते हैं। फैक्स है, ईमेल है, तो इसके माध्यम से शहरी जीवन में तो बहुत जो है चिट्ठियों की इतनी आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ती चिट्ठियां भेजने की। मगर देहात में, गांवों में ये परंपरा आज भी चालू है, आज भी विद्यमान है कि जो गांव है, देहात है, वहां पर पत्रों के आदान प्रदान होते हैं। पत्र के माध्यम से ही, चिट्ठियों के माध्यम से ही संदेशों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। और जहां तक बात है व्यापारिक डाक की, तो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक जो डाक होती हैं, व्यापार संबंधी जो एक दूसरे को डाक भेजी जाती है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अब जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाते हैं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। या पत्रों का मतलब कि लोगों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तह मतलब गहराई, बारीकी का अर्थ यहाँ सूक्ष्मता से है, और बेसब्री अधीरता मतलब हमें बेसब्री से इंतजार रहता था पत्रों का। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने कभी भी पत्रों के माध्यम से संवाद नहीं किया हो, एक दूसरे तक बात नहीं पहुंचाई हो, या
मतलब कि एक दूसरे तक अपनी बातें, अपना व्यवहार, अपनी शुभकामनाएं नहीं भेजिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपके अभिभावक भी जानते होंगे इस चीज़ को। आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा से कि वो जब पत्र व्यवहार करते थे, तो जब उनको किसी का पत्र मिलता था तो उन्हें कितनी आनंद की अनुभूति होती थी, और उन्हें कितनी बेसब्री से उस चीज़ का इंतज़ार रहता था, पत्रों का इंतज़ार रहता था। अपने सगे संबंधियों के जो है कि किस तरह से वो हैं, उसका इंतज़ार रहता था कि हमें उनके बारे में, विषय में जानकारी प्राप्त हो। और हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता हाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे। अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। ये आप भी देख सकते हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा है, तो दूरियां कम हो गई हैं। आप अपने घर में बैठकर ही बाहर दूसरे देश में बैठे अपने मित्र से, अपने सगे संबंधी से बात कर सकते हैं। तो दूरियां खत्म होती जा रही हैं। और जहाँ तक सैनिकों की बात है, तो उन्हें आज भी अपने पत्रों का इंतज़ार रहता है, और वो बड़ी उत्सुकता से अपने परिवारजन के पत्रों का इंतज़ार करते हैं। उत्सुकता, मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया कि अधीरता, इंतज़ार, प्रतीक्षा रहती है। मिसाल, उदाहरण प्रस्तुत करना। परिवहन, यातायात। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठियां ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजें, संजो कर रखें और विरासत के रूप में रखें। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इकलौता मतलब अकेला। विकसित, बड़े, पुरखों, पूर्वजों, संजोकर रखना, संभाल कर रखना। विरासत का अर्थ है धरोहर। उद्यमी मतलब व्यापारी। अनुसंधान मतलब खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर उस समय में ऐसा ज़माना होता, इतने सारे साधन उपलब्ध होते, तो शायद पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र ना लिखते, बल्कि फ़ोन करते। पंडित नेहरू के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। और उस समय के युवा लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और ये जो पत्र हैं, वो पत्र जब नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी बेटी इंदिरा गांधी मंसूरी में थी, और उस समय वह 10 साल की थी, तब लिखे थे। और ये एक बुक में संरक्षित हैं, जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, पिता के पत्र पुत्री के नाम। और इसका हिंदी में अनुवाद विख्यात साहित्यकार, लेखक प्रेमचंद ने किया है। तो संसार पुस्तक है, जो इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है, और इसमें ही नेहरू जी ने उनको संसार के बारे में बताया है कि किस तरह से ये संसार बना, इस संसार की रचना हुई। और उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़, पहाड़, जंगल, पानी, समुद्र, सबका वर्णन किया है। इस पाठ में रेत का वर्णन किया है, बालू का वर्णन किया है। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि उस समय अगर फ़ोन होते तो शायद इतना जो वृहद पत्रों का संसार है, जो एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आज विद्यमान है, वो शायद नहीं होता। क्योंकि अगर उस समय ये साधन होते तो पंडित जी भी, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी भी, अपनी बेटी को फ़ोन ही करते। तो पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, है ना। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं?
तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो हमें पता है कि एसएमएस जो होते हैं, संदेश जो होते हैं, हम भूल भी जाते हैं, हमारे फ़ोन में फीड होते हैं और हम उन्हें डिलीट भी कर देते हैं, हम उन्हें हटा भी देते हैं, हम उन्हें सहेज कर नहीं रखते। मगर जो पत्र हैं उनको हम सहेज कर रखते हैं। और तमाम ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके पत्रों को यादगार रूप में रखा गया है, एक धरोहर के रूप में रखा गया है। सहेज कर रखना मतलब संभाल कर रखना। तमाम सभी और हस्तियां नामी लोग इतनी स्पीड से मैसेंजर पर, जो आप मैसेंजर पर मैसेज भेजते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं या किसी और के पास चल जाते हैं, उसमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी वहां पर मिलता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना मतलब मापदंड जो होता है, ठीक है, मापदंड कहते हैं पैमाने को। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की चिट्ठियां जो हैं वो आज भी युवा जन पढ़ते हैं और पढ़ना पसंद करते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में क्या हालात थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दशा में था, ये सब जानने और समझने का मौका मिलता है। और यही एकमात्र मापदंड है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। साबित का मतलब है सिद्ध करना और जमीनी मतलब वास्तविकता लिए हुए, वास्तविक। तो इन पत्रों ने साबित कर दिया कि यह युद्ध हुआ था 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज भी किया था और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिकों ने और भारतीय नेताओं ने जो युद्ध छेड़ा था उसकी कितनी जमीनी मजबूती थी। इन पत्रों ने यह साबित कर दिया है। इन पत्रों के द्वारा सही जान पाए हैं हम कि वह संग्राम किस तरह का था, किस तरह की मतलब कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ व्यवहार किया था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। तो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो महात्मा गांधी के जो पत्र हैं वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, उनका कोई ऐसा पता नहीं होता था और वो महात्मा गांधी के पास स्वतः ही उनको पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि उस पे महात्मा गांधी लिखा होता था और वो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से भेजे जाते थे महात्मा गांधी जी को। तो दिग्गज का अर्थ है महान हस्तियां, और किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा जाता था और लिखा जब होता था तो वह पत्र महात्मा गांधी के पास अपने आप पहुंच जाता था और पता होता था कि ये महात्मा गांधी जी के लिए है। आजादी के आंदोलन की कई अन्य महान हस्तियां, उनके साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए आजादी के आंदोलन में बहुत सारे महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था। उनके साथ भी कुछ ऐसी ही तरह की जो है प्रक्रिया होती थी। उनके जो पत्र हैं उनको मिल जाते थे और उनके ऊपर सिर्फ उनका नाम ही लिखा होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। जोड़ मतलब बराबरी, और जवाब आपको पता है इसका अर्थ उत्तर। तो लोग उन्हें देश विदेश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी बराबरी नहीं कोई कर सकता था। वह हर किसी पत्र का जवाब जो है अवश्य देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था
तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव से मिल जाते थे, गांव-गांव में उन्हें मिल जाते थे। जब लिखते समय मैंने अभी बताया, जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था, वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र, मतलब एक सर्टिफिकेट के तौर पे रखते थे अपने पास, प्रशंसा पत्र के रूप में रखते थे, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र के रूप में रखते थे कि उन्हें गांधी जी ने पत्र भेजा है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी मानी जो है किताबें भी हैं, और मतलब कि पत्रों के आधार पर ही उन किताबों को लिखा जा चुका है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम। बच्चन जी कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी एक महान कविकार हैं, एक महान कवि हैं, एक महान लेखक हैं। उनके नाम और निराला जी, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दस्तावेज का अर्थ होता है प्रमाण पत्र। तो महान लोगों के द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं उन्हें सहेज कर रखा गया है, किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है वो पत्र। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी को लिखे गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखियो है कहाँ कहानी में संकलित किया गया है। तथा पत्रों के आईने में मतलब दयानंद सरस्वती जी समेत कई अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद मतलब तत्पर, तत्पर रहते हैं ना हम, तो उसे मुस्तैद कहते हैं। और कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं बहुत ही अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो वह उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, और प्रकाशित छापना। तथ्यों का अर्थ है हकीकत, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना। तो यहाँ पे आपको जो कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा जब आप पाठ को पढ़ेंगे, इन शब्दों के अर्थों को आप ध्यान रखिएगा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभाग जो होते हैं उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल का जो अर्थ है वो मतलब कि उसकी अच्छी एक साख बनी हुई है। गुडविल विभाग, वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका जो विभाग होता है उसे गुडविल डाक विभाग कहते हैं। वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं, ठीक है, उनका विभाग। तो भारत में पत्रों के लिखे जाने की और उनकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत ही पुरानी और मतलब कि शुरू से ही रही है, बहुत पहले की है। पर इसका असली विकास आज़ादी के समय जो था उसके बाद ही हुआ है, और तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया है गुडविल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। तो इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की
हैसियत बरकरार है। उन्नत मतलब बढ़ते। और पत्र लेखन का जो यह पत्र लेखन कला है और पत्र जो भेजने की कला है, जो पत्र लेखन का कला और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को जोड़ता है। चाहे वो पत्र लेखन की कला कह लो और चाहे वो पत्र कह लो, वह एक दूसरे को जोड़ता है। आज के समय में भी चिट्ठी पत्रों ने अपनी महत्वता को खोया नहीं है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा है और आज भी लोगों को चिट्ठियों पत्रों का इंतज़ार रहता है। और शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में रहने वाले हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की जो रेत है उसमें रह रहे हों, है ना, ढाणियों में रह रहे लोग हों, तो आज भी खेतों का ही सबसे अधिक खेतों में, गांवों में, रेगिस्तानों में आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। आलीशान मतलब शानदार, दुर्गम कठिन रास्ते। और डाणियों एक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है कच्चे मकान या बस्ती जो होती है, जो कच्चे मकानों की बस्ती होती है उसे कहते हैं हम डाणियाँ। और बेसब्री अधीरता। तो एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। आयामी मतलब हर तरफ से, आयामी का मतलब होता है हर तरफ से। किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा पहुंचाना होता है, मनी ऑर्डर हम भेजते हैं ना, तो इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आप जहां देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आप डाक खाना अवश्य ही पाएंगे, अवश्य देखेंगे कि डाक खाना होता है। और जो कहते हैं लेटर बॉक्स भी होता है ना, हर गली कूचे में आपको दिखाई दे जाएगा। और आज भी मनी ऑर्डर जो है वो डाक के माध्यम से ही जाता है ना, तो इसलिए इसकी महत्वता अभी कम नहीं हुई है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं जब मनी ऑर्डर जाते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया क्या कहलाता है? देवदूत। क्या कहलाता है? देवदूत। उसको देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थव्यवस्था घर चलाने का जरिया, इसका मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ है घर चलाने का जरिया। तो गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर द्वारा आए पैसों से चलते हैं और घर में कमाने वाले लोग दूर शहरों में काम करते हैं और वह मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे घर परिवार के गुजारे के लिए भेजते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया है उसे देवदूत के रूप में देखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसकी पूजा की जाती है, जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वरी आ गया, और इस तरह से सोचते हैं लोग। तो आपने देखा कि इस पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, वाकई में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ही है और जिसकी महत्वता आज भी कम नहीं है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर